इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं all the important concepts of the chapter water resources for your board examinations 2024। तो अगर आप लोग 2024 में बोर्ड एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हो तो आपको पता है कि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और आज हम इस पूरे चैप्टर को 15 मिनट में खत्म करने वाले हैं। 15 मिनट में मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो इस चैप्टर से आएंगे और कॉन्सेप्ट्स भी आपके वापस से रिवाइज करा दूंगी। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रॉम अ रिविजन पॉइंट of view, you can watch this video at a speed of 1.25x या 1.5x। और अगर आप पहली बार देख रहे हो क्योंकि कल एग्जाम है और आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है मेरे नालायक बच्चों, तो प्लीज एक पेपर और पेन के साथ बैठिएगा एंड यू कैन नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल देती हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Alright, so without much delay, let us begin with the session। वीडियो को thumbs up दे दो क्योंकि ये फ्री है thumbs up करना। And do not forget to subscribe to the channel guys। वेदांतु 9 to 10 चैनल सिर्फ आपके लिए है, so that मैं SST में एटलीस्ट आपको 95% से ज्यादा लाने का प्रॉमिस देती हूँ। If you follow me sincerely, 95% से कम आपके आने नहीं वाले, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर लो so that हमारे लाइव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। वाटर इज अ रिसोर्स। वाई इज वाटर अ रिसोर्स? ये एक संसाधन क्यों है? क्योंकि हमारे ये एवरीडे नीड्स को पूरा करता है। इसके बिना जीवन जो है, जल है तो जीवन है ना। अब क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो गाइस अगर आपने हमारा अर्थ देखा है, यू मस्ट सी दैट इट इज ब्लू इन कलर। व्हाई? बिकॉज गॉड लाइक ब्लू? नो, बिकॉज हमारा अर्थ जो है 3/4 ऑफ द सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। फिर भी हम बोलते हैं कि इतना पानी है, फिर भी पानी की कमी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज सॉल्टी वाटर, है ना, नमकीन पानी है। इसको पियोगे तो आपका बॉडी इसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। वी ओनली हैव 2.5% वाटर एज फ्रेश वाटर। इसमें भी आधा जो पानी है वो ग्लेशियर्स में है। वी ओनली हैव टेक्निकली 1% ऑफ वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो पूरा जो आपको पानी दिखता है उसमें ओनली 1% इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। सरफेस रन ऑफ मतलब जो आपकी बारिश आती है ना, जो जमीन पे आती है, दैट इज सरफेस रन ऑफ, दैट इज द वाटर दैट वी हैव फॉर कंजम्पशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये पानी पर्याप्त है हमारे के लिए? तो हाँ गाइज, अगर हम अब ह्यूमन बींग्स की नीड की बात करें तो दिस वाटर इज इनफ, बिकॉज वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब ये रिन्यू होती रहती है थ्रू अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जहाँ वाटर इवेपोरेट करता है, क्लाउड्स बनता है, वापस बारिश की तरह आता है ना। ये एक साइकिल है, हर बार हर मौसम में हमें पानी मिलता है, तो इट इज पर्याप्त फॉर ह्यूमन नीड। प्रॉब्लम तब आती है जब हम ग्रीडी हो जाते हैं, जो हम है, दैट इज व्हेन वाटर के ऊपर प्रेशर आता है एंड वाटर स्कार्सिटी होती है, वाटर की, पानी की कमी होती है, ठीक है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ओशन में है, फ्रेश वाटर किस फॉर्म में अवेलेबल है, एंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्लियर? अब वाटर स्कार्सिटी क्या होता है? वाटर स्कार्सिटी को बिल्कुल ही लेमैन टर्म में अगर हम समझे, वो तब एक सिचुएशन होती है जब पानी की कमी होती है और हमारे नीड्स पूरे नहीं होते। दैट इज कॉल्ड द लैक, वाटर स्कार्सिटी, व्हेन इट डज नॉट मीट द डिमांड ऑफ वाटर यूसेज इन अ पर्टिकुलर रीजन। अब वाटर स्कार्सिटी क्यों होती है? एज आई टोल्ड यू, पानी की कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी हर बार हमें थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बारिश की फॉर्म में मिलता है हर साल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उस लिमिटेड पानी के ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं, उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 स्टार होटल में लोग बड़े बड़े टब में नहा रहे हैं और स्लम्स में लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए वो तरस जाते हैं। तो अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर भी होता है। कुछ लोग बहुत अमीर, बहुत पानी, और कुछ लोग इतने गरीब कि एक बूंद पानी उन्हें नहीं मिलता। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वाटर स्कार्सिटी माइट हैपन, है ना। अब इन रीजंस को, जो कॉज है वाटर स्कार्सिटी का, उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्वांटिटेटिव कॉज, क्या है वाटर स्कार्सिटी की, कि कुछ जगह पे पानी की कमी क्यों है, और एक है क्वालिटेटिव कॉज, ठीक है। दोनों को हम समझेंगे। अब बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है?
Water scarcity in most cases is caused by over exploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups. इसको explain करो, तो इसको आप ये लिखोगे और explanation मैं अभी आपको बताऊंगी. या आ सकता है कि वाटर स्कार्सिटी ग्रोइंग पॉपुलेशन के वजह से है, इसको एनालाइज करो. या आ सकता है इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी क्या है. ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी. But I hope you understood that these are the kind of questions that come in the exam as a 3 marker and a 5 marker. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चलो नाउ जब हम बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव रीजन है फॉर वाटर स्कार्सिटी, तो उसका क्या रीजन हो सकता है. देखो, एक तो होता है कि कुछ जगह पे ही पानी की कमी है. जैसे आप राजस्थान में देखोगे, औरतें जो है मटके लेकर इधर उधर घूमती है, दूर दूर से पानी लाती है ना. तो वहां पर लाइक जोग्राफिकली ही पानी की कमी है. बट कुछ जगह जो है, जैसे बैंगलोर हो गया, कैलकाटा हो गया, हर साल बहुत बारिश होती है, फिर भी पानी की कमी होती है. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? वन इज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन. जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है तो डिमांड फॉर वाटर बढ़ जाता है. कुछ लोगों को पानी मिलता है, कुछ लोगों को जो गरीब होते हैं उन्हें पानी नहीं मिलता. दूसरा है कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमारे फूड डिमांड्स बढ़ते हैं, है ना. अब लोग बढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हवा खा के जिएंगे. उनको खाना चाहिए. अब खाना उगाने के लिए पैसे चाहिए, इरिगेशन के लिए पैसे चाहिए, पानी चाहिए. पैसे भी, पर पानी भी चाहिए. तो इसीलिए वाटर जो है ओवर एक्सप्लॉइट होता है. तो फार्मर्स क्या करने लगे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं एंड उसके वजह से हमारा वाटर की क्वांटिटी पे एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है एंड इट विल वन डे इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी. शायद हमारे पास पानी ना हो गेहूं उगाने का, फसल उगाने का, और हम खाना क्या खाएंगे, तो फूड सिक्योरिटी को वो इम्पैक्ट करता है. तीसरा है इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन. देखो, हमारे यहाँ बहुत इंडस्ट्रीज और सारी इंडस्ट्रीज में पानी की जरूरत होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज जनरेटेड इन इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट होती है. तो वाटर के ऊपर वहां से भी एक प्रेशर आता है. अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण. जब लोग जो है गांव से शहर जाते हैं तो क्या होने लगा है ना कि जो अलग अलग अर्बन एरियाज है, सोसाइटीज है, उन्होंने खुद का ग्राउंड वाटर लेने लगे हैं, खुद का बोरवेल उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है. तो उससे भी पानी की कमी हो रही है. सो दीज आर द क्वांटिटेटिव रीजंस कि क्यों पानी की क्वांटिटी या फिर पानी की क्वांटिटी में लोगों को कमी महसूस हो रही है. ठीक है, इसको याद कर लेना गाइज. ठीक है, अब हम आते हैं क्वालिटेटिव रीजन. क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, कुछ जगह बहुत बाढ़ आती है, पानी हर जगह है, बट नो वाटर, नो ड्रॉप टू ड्रिंक. वाई? क्योंकि जो पानी अवेलेबल है उसकी क्वालिटी खराब है. इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, है ना. होता है ना, बहुत बाढ़ है, पानी है, पर उसको पी तो आप सकते नहीं हो. तो यही प्रॉब्लम है. बहुत बार जो इंडस्ट्रीज होती है वो बिना वाटर को रिसाइकिल किए पानी को नदी में बहा देते हैं. जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनका जो पानी होता है वो हीटेड होता है. टेक्निकली उन्हें कूल डाउन करके रिसाइकिल करके जो है पानी डालना चाहिए नदियों में, बट वो ऐसे ही गर्म पानी डाल देते हैं. फ्लोरा फौना भी मरता है, जो जानवर और पेड़ पौधे हैं पानी में. ऑक्सीजन डिप्लीट होता है वाटर से और वो वाटर कंटामिनेट हो जाता है, अनफिट फॉर ह्यूमन यूज. तो पानी के होने के बावजूद भी पानी की कमी होती है बिकॉज इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. क्वालिटी उसकी खराब हो जाती है, कंटामिनेट हो जाता है वो. क्लियर? चलो, अब सरकार ने इस बारे में क्या किया है, तो आपकी बुक क्योंकि इतने साल पुरानी है तो बहुत पुराना मेजर भी लिखा है यहाँ पर. जल जीवन मिशन शुरू किया था विद द एम टू एंश्योर कि क्लीन रेडी टू ड्रिंक पोर्टेबल वाटर अवेलेबल हो टू हाउसेज एटलीस्ट 55 लीटर्स पर कैपिटा मतलब पर पर्सन पर डे, है ना. ये सरकार ने किया था. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड कि हम वाटर को कंजर्व करें, क्योंकि गाइस देखो, पानी अच्छा नहीं होगा तो बीमारियां फैलेंगी, हेल्थ हैजार्ड्स होंगे, फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा. हमारा इकोसिस्टम है, पानी में एक पूरा जीवन है जो खत्म हो जाएगा. ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स से इकोलॉजिकल क्राइसिस होगा, इम्पोवेरिशमेंट होगा. इम्पोवेरिशमेंट मतलब गरीबी आएगी, है ना, लोग गरीब हो जाएंगे. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई वी नीड टू मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेस. ठीक है, नाउ गाइस दैट वाज द, एक होता है ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे. वन ऑफ द वेज टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर इज बिल्डिंग डैम्स, जिसको आप मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बोलते हो.
पर ये एक नई चीज नहीं है, ऐसे इनको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोलिक मतलब पानी से रिलेटेड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है ये कुछ नई बात है ना। फर्स्ट सेंचुरी से हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं गंगा रिवर से। वैसे ही चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम भी काफी डैम्स और लेक्स और रिजर्वॉयर्स बनाए गए थे, सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम बनाए गए थे ड्यूरिंग कलिंगा, नागार्जुना कोंडा, बेनूर एक्सेट्रा। और हौस घास अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने हौस घास में देखा होगा एक बड़ा सा रेजर्वॉयर, एक लेक टाइप है, तो वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर था फॉर द पीपल इन द ड्यूरिंग दैट टाइम इन द सिरी फोर्ट एरिया। ठीक है, आज हम लोग डैम्स बनाते हैं। डैम क्या होता है? कुछ नहीं होता है, नदी है, वहां पर हमने एक ऑब्स्ट्रक्शन बना लिया डैम का। डैम के पीछे ये जो पानी कलेक्ट होता है इसको हम रेजर्वॉयर बोलते हैं। डैम अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दैट इज यूज्ड वी डिवाइडेड इनटू टिम्बर डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स और मेसनरी डैम्स। ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट हम डिवाइड करते हैं इनटू लो, मीडियम एंड हाई डैम। ठीक है, अब डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके काफी सारे पर्पसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इज यूज्ड फॉर हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी भी और इरिगेशन भी। हीराकुड प्रोजेक्ट को यूज किया जाता है टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड टू प्रिवेंट फ्लड्स। ठीक है, तो क्योंकि डैम्स को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, राइट। तो इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिक्रिएशन मतलब टूरिज्म, कभी कभी डैम पे जाके मस्त मस्त लोग लंच करते हैं, पिकनिक बनाते हैं, बोटिंग करते हैं, है ना, फिश ब्रीडिंग और फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल कैसे करता है? तो क्या होता है कि अगर नदी है, पहले क्या होता था बहुत बारिश होती थी तो नदी आसपास के एरिया को फ्लड कर देती थी। अब क्योंकि आपने एक डैम बना दिया तो उसने वाटर को पीछे ही कलेक्ट किया, तो यहाँ पर फ्लडिंग होने से बच जाता है वो एरिया। अब क्योंकि डैम्स की इतनी ज़्यादा पर्पसेस है तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कह के बुलाया था। अच्छा, याद रखना कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन, 90% ऑफ आवर पॉपुलेशन व फार्मर्स। तो फार्मर्स तक इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, वो एक बहुत मेजर एम था हमारा जो डैम्स पूरा कर रहे थे। इसीलिए भी उनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला, क्योंकि उन्हें लगता था कि डैम ही है जो इंडिया को प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या है कि भैया डैम्स की इतने ज्यादा पर्पसेस है तो उसको अपोज क्यों किया जाता है? इस पे जरूर 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि ये क्यों है इतने स्क्रूटनी और ऑपोजिशन के अंदर, इसको इलैबोरेट करो। या पूछा जाएगा कि व्हाई इट हैज बीन मेन एम ऑफ मेनी सोशल मूवमेंट्स, इसको इलैबोरेट करो। या फिर डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स, लेकिन वो फ्लड्स को ट्रिगर करते हैं, इसको इलैबोरेट करो। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, यू हैव टू बी रेडी टू आंसर इट। ठीक है, चलो अब क्या है, व्हाट आर द रीजन फॉर ऑपोजिशन ऑफ डैम्स? पहला है कि जो नदी है उस पर जब हम डैम बनाते हैं तो एक नॉर्मल जो फ्लो है, रेगुलर फ्लो ऑफ रिवर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अब जब रिवर फ्लो करती है तो खाली हाथ तो आती नहीं, अपने साथ बहुत सिल्ट और पत्थर और मिनरल्स लाती है। तो जब हम डैम बना देते हैं तो डैम के पीछे बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हो जाता है, मतलब ये जो पूरा सिल्ट और रॉक है उसको वहीं पर बेचारी नदी को छोड़ना पड़ता है। तो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा डैम के पीछे सेडिमेंटेशन होता रहता है। तो जब ये पानी आता है, बहुत बारिश होती है, तो ये नियर बाय एरियाज को और ज्यादा फ्लड कर देती है। तो जो डैम बनाए गए थे फ्लड रोकने के लिए, वही डैम्स आज फ्लड को ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस ओवर सेडिमेंटेशन के वजह से जो आपका नॉर्मल फ्लोरा और फौना है वो भी काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। वहां पर हम देखते हैं कि नदी पहले बहुत स्मूथली चलती थी, अब बहुत ज्यादा रॉकी हो गई है क्योंकि पत्थर मोटे मोटे अब बड़े बड़े आ गए ना वहां पर। ठीक है, सो दैट इज वन प्रॉब्लम। ठीक है, तो डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक लाइफ। दूसरा है कि जब आप ऐसे रेजर्वॉयर बनाते हो डैम के पीछे, है ना, ये जो पानी के अंदर ये जो प्लांट्स है, ट्रीज है, सॉइल है, ये वहीं पर पानी के अंदर रहती है बहुत टाइम तक, तो ये डिकम्पोज होने लगती है एंड इट इज नॉट वेरी गुड फॉर द इकोसिस्टम। Alright, next is that it has been a main reason for environmental movements जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन,
तहरी दाम आंदोलन उत्तराखंड में, है ना। वाई? क्योंकि जब आप डैम्स बनाते हो तो नियर बाय एरियाज फ्लड करते हैं, है ना। आपने रिवर के पानी को रोक दिया तो रिवर डैम के पीछे तो फ्लडिंग होगी ना, शुरू में रेजर्वॉयर बनेगा, तो वहां पर यूजुअली फॉरेस्ट एरिया होता है जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, लोकल पॉपुलेशन रहती है। अब उन लोकल पॉपुलेशन को अपना घर छोड़ना पड़ता है, उनको पैसे भी नहीं देती सरकार कोई, राइट। सो दे हैव टू लीव देयर हाउस। और उस डैम का फायदा किसको होता है? बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को होता है, बड़े फार्मर्स को होता है। और ट्राइबल्स जो अपना लैंड खो रहे हैं, अपना हैबिटेट खो रहे हैं, उनको बिल्कुल फायदा नहीं होता, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपोजिशन ऑफ सोशल मूवमेंट्स। अगला है चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न। नो गाइस, पहले जो है फार्मर्स क्योंकि मॉनसून पे डिपेंड करते थे, सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करते थे, तो वो फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे। अब क्योंकि उनको इरिगेशन फैसिलिटी मिल गई है, पानी मिल रहा है, तो वो कैश क्रॉप्स ग्रो करने लगे। पंजाब हरियाणा, जहाँ पता है एक जमाने में पानी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, वहां लोग पैडी ग्रो करने लग गए, राइस विच रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। उससे क्या हुआ है कि सॉइल की फर्टिलिटी गिर गई है, सॉइल जो है नमकीन हो गया है, सैलिनेशन बढ़ गया है सॉइल का, है ना, विच इज नॉट वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी नीचे जा रही है। दूसरा एक मेजर चीज हम देख रहे हैं इस चेंजिंग सोशल लैंडस्केप। इसका क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो, इरिगेशन फैसिलिटी और डैम्स का बेनिफिट सारे फार्मर्स को नहीं मिला, तो जिन फार्मर्स को मिला है वो बड़े फार्मर्स बन गए, और जिन फार्मर्स को नहीं मिला वो छोटे ही रह गए, मॉनसून पे अभी भी डिपेंड करते हैं। तो इट हैज इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन बिग फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स। वैसे ही डैम्स का फायदा किसको मिले, इस पे भी काफी बहुत ज्यादा एक लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, हाँ, साबरमती बेसिन। गुजरात में क्या हुआ था, साबरमती बेसिन के जो फार्मर्स थे उन्होंने लड़ाई कर ली थी। उन्होंने कहा कि जो डैम बनाया जा रहा है उसका जो पानी है ड्यूरिंग ड्राउट टाइम वो सिटी में, शहरों में भेजा गया था, पर उनके गांव में भी पानी की बहुत जरूरत थी और गांव में नहीं भेजा गया। तो एक तरीके से सम पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम डैम्स एंड अदर्स आर नॉट, है ना। इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट भी होता है। देखो, डैम जो है नदी को रोकता है ना। तो जैसे कावेरी रिवर है वो कर्नाटका से शुरू होता है और तमिलनाडु में जाता है। हम कर्नाटका वाले पानी रोक लेते हैं तो तमिलनाडु वाले कहते हैं हमें भी पानी चाहिए, है ना। तो दिस कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ डैम्स, एंड डैम्स हैव बीन, एज आई टोल्ड यू, वो एक्सेसिव फ्लडिंग करता है बिकॉज ऑफ बैड सेडिमेंटेशन, सॉइल फर्टिलिटी को नीचे करता है, लाइफ और प्रॉपर्टी जो है उससे डिस्ट्रॉय होती है। क्लियर यार गाइज? अगर आएगा ना ये 5 मार्कर जरूर आएगा, तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से करके जाना। देयर आर 3 बिग 5 मार्कर्स दैट कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के ऑपोजिशन क्यों है उसको इलैबोरेट करो, और तीसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तीनों अच्छी तरीके से करके जाओगे चैप्टर खत्म, ठीक है। तीसरा है चलो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब क्योंकि जो डैम्स है उसके इतने डिसएडवांटेजेस हैं, सोशली भी, इकोलॉजिकली भी, इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि द बेस्ट वे टू मैनेज वाटर इज थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, स्पेसिफिकली राजस्थान रिलेटेड आ सकता है या फिर ओवरऑल आ सकता है, ठीक है। आपको सब करके जाना है। अब हिली एरियाज में क्या किया है, लोगों ने ऐसे गड्ढे बना दिए हैं पहाड़ों में, जहां पर जब बारिश होती है पानी कलेक्ट किया जाता है एंड फिर उसको इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। दीज आर कॉल्ड कुल और गुल। वेस्टर्न हिमालयाज में इसको काफी देखा गया है, ठीक है। दूसरा है राजस्थान। राजस्थान में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा की जाती थी, तो वहां क्या करते थे कि रूफ टॉप पे पानी को कलेक्ट करते थे, पीवीसी पाइप से नीचे ले जाते थे इन अ ह्यूज टंका जो अंडरग्राउंड होता था। जो अंडरग्राउंड टंका होता था उसमें जब पानी भर दिया जाता था, वो पानी उसको पीते थे, उसको पालर पानी भी बोलते थे। अच्छा, वही जो टंका है, क्योंकि वो ठंडा, मतलब वो पानी ठंडा रहता था, तो जो भी कमरा टंका के ऊपर रहता था वो कमरा भी ठंडा रहता था गर्मियों के मौसम में। अब क्या हुआ है, इंदिरा गांधी कैनाल जब से इंट्रोड्यूस हुई है, इरिगेशन फैसिलिटीज कैनाल से इंट्रोड्यूस हुई है, तो लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कम कर दिए करना, क्योंकि उन्हें पानी इजीली अवेलेबल है। तो दैट इज नेगेटिव पॉइंट ऑफ इट। चलो, बंगाल में इनंडेशन चैनल्स बनाई है टू इरिगेट दैट। जब बारिश होती है तो ऐसे मिट्टी खोदी गई है जिससे पानी ऑटोमेटिकली जो है लो एरियाज में आए और सॉइल को गीला करे।
इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान आपको दिखता है जोहाज और खादिन, खादिन इन जैसलमेर एंड जोहाज इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान, जहां पर आप देखोगे कि एग्रीकल्चरल फील्ड में थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में जब पानी आता है तो सॉइल को गीला कर देता है एंड थोड़ा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज कर देता है, एंड दैट इज व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन। इसको क्या बोलते हैं? खादिन और जोहाज। अब यहाँ मेघालय नहीं लिखा हुआ, पर आप मेघालय का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि वहाँ बैम्बू ड्रिप इरिगेशन जो है वो यूज होती है। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, व्हाट आर द ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स कैरीड आउट टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज इन डिफरेंट रीजन्स। तो सब लिखो, कुल, गोल, जोहान, खादिन्स, इनंडेशन चैनल्स इन बंगाल, सब कुछ लिखना है आपको। What is the need of rain water harvesting? Water क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है। Talk about how water conserving methods are important for food security. क्योंकि water कम हो रहा है, contaminate हो रहा है, वगैरह वगैरह। All of those points that I explained. So guys, that was the entire chapter. Hopefully in 15 minutes. राइट थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया होगा, बट जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, डैम्स आर रेफर टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। रीजन है, डैम्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोलिंग फ्लड्स, रिक्रिएशन एंड फिश ब्रीडिंग। ठीक है, लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मोस्ट फार्मर्स ओन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन देयर फार्म्स फॉर इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। व्हाट एडवर्स इफेक्ट कैन दिस हैव? ठीक है, इसका क्या एडवर्स इफेक्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई विल बी पोस्टिंग द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल, प्लीज वहां फॉलो करो, नहीं तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टा पेज, वहां भी आप मुझे टेलीग्राम का लिंक पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो। माई ID is surabhi_nerd because I'm a nerd and I'm alerting you about it. That's it. Do not forget to give a thumbs up to this video, subscribe to the channel of Vedantu Class 9 and 10 and share this video with all of your friends. Bye bye. Have an amazing day.